गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा था, स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग वगैरह। ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरीके का पॉसिबल हो सकता है। कैसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते देखे होगे तो वो कैसे मूव करता है। जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहला तो मूव कैसे करता है, जैसे ये मोबाइल को ऑब्जेक्ट अगर ले, अगर ये इस पे मूव करेगा तो कैसे कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। एक कांटेक्ट सरफेस जो इनके बीच में कांटेक्ट सरफेस है उस पे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ठीक है। और जैसे स्लाइड करने का मतलब ऐसा कुछ। और दूसरा मैं अगर एग्जांपल बताऊं, ये ऑब्जेक्ट है और ये इस पे कैसा करेगा, रोल कर रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला काइनेटिक फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहला क्या होता है, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब होता है जब कांटेक्ट सरफेस और ऑब्जेक्ट स्लाइड करके आगे मोशन कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा होगा वो स्लाइड करके हो रहा होगा, तो वो कैसा फ्रिक्शन हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर ऑब्जेक्ट रोल करके आगे बढ़ रहा हो, रोलिंग कर रहा होगा वहां पे, तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। इसको समझना बहुत आसान है। मान लो कोई स्लोप है सिलेंड्रिकल नेचर का या फिर स्फेरिकल नेचर का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये देखो सिलेंड्रिकल है और इस सरफेस पे है, तो ये अपने आप रोल करेगा। अगर मोशन होगा इसका तो वो कैसा होगा, रोलिंग हो रहा होगा वहां पे। लेकिन अगर कुछ ऐसा देखोगे, ये सरफेस है, तो ये मैक्सिमम केस में अगर इसको आगे बढ़ना होगा तो ये कैसे कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई पूछे जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें कौन सा फ्रिक्शन लगता है, तो उनमें काइनेटिक फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। उनके जो व्हील्स होते हैं उनमें कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। कैसे समझ में आता है, उसका व्हील्स को देखो, रोलिंग कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, आगे बढ़ते जा रहा होता है, तो वो वहां पे कैसा होता है, रोलिंग। तो ये दोनों को समझना बहुत आसान है। बस ये याद रखेंगे कि स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक तो होता था, वो उस काइनेटिक में दो पार्ट होता है, एक स्लाइडिंग और दूसरा लिमिट, रोलिंग। तो स्लाइडिंग का डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, this friction comes into play when a body slides over the surface of another body। जैसे देखो ग्राउंड होगा, ग्राउंड के जो सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस का ध्यान रखना है कि कांटेक्ट सरफेस जहां पे है वहां पे अगर ये वर्ड यूज हो रहा होगा, when a body slides over the surface of another body, ऐसा कुछ होगा, वहां पे क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। तो क्वेश्चन में अगर स्लाइडिंग वर्ड यूज कर रहा है तो मतलब समझना है कि स्लाइडिंग किसका पार्ट होता है, काइनेटिक का। और रोलिंग फ्रिक्शन भी किसका पार्ट होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में लिखेंगे, रोलिंग वाले में, दिस फ्रिक्शन comes into play
when a body rolls over the surface of another body। अब देखो एक चीज, इन दोनों का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। पहले वाले का एग्जाम्पल, मान लो किसी टेबल या बेंच को हम लोग पुल या पुश कर रहे होंगे, तो वहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, स्लाइडिंग होगा। किनके बीच, ग्राउंड सरफेस और टेबल या ब्लॉक जो भी है उस ब्लॉक का नीचे वाला जो सरफेस है उनके बीच में क्या हो रहा होगा, स्लाइडिंग हो रहा होगा। जैसे मान लो किसी ब्लॉक को तुम धक्का दे रहे हो या तुम पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, तो उनमें जो नीचे वाला सरफेस है वो सरफेस और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उनके बीच में क्या हो रहा होगा, स्लाइडिंग हो रहा होगा। और रोलिंग के समय क्या होता है, दिस फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट या एक व्हीकल मूव कर रहा है, तो उसका जो व्हील्स है वो कैसा मोशन कर रहा होगा, रोलिंग मोशन कर रहा होगा, और वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो इस दोनों को लिखो कॉपी में। बताओ। हम्म नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कहां से आ गया, फोर्स लगता है तभी तो फ्रिक्शन लगेगा, चाहे वो एक्सटर्नल के कारण से हो या इंटरनल के कारण से, उससे मतलब नहीं, फोर्स होना चाहिए वहां पर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए इंक्लाइंड प्लेन का ही जरूरत है। हाँ, इंक्लाइंड प्लेन पे भी अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आ रहा होगा, जैसे मान लो एक वो आता है ना, झूला आता है जिसमें हम लोग ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, तो हम लोग रोल नहीं करते, हम लोग स्लाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग का जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उस झूले के साथ, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। लेकिन अगर उसी पे कोई स्फेरिकल बॉल को रख दो या ऐसा कोई सिलेंड्रिकल नेचर का रख देना, तो वो क्या करेगा, वहां पे रोलिंग करेगा। रोलिंग जो होता है वो कॉन्टेक्ट सरफेस और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसा होगा, जिस शेप का होगा, अगर वो रोलिंग प्रोवाइड कर रहा होगा तो रोलिंग मोशन करेगा, अगर नहीं करेगा तो स्लाइडिंग करेगा, है ना। अब मान लो एक कार्टून का डब्बा को उस झूले पे रखोगे तो वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है। ठीक है, या फिर अगर मान लो किसी ग्राउंड सरफेस पे भी एक कार्टून का डब्बा है, उसके अंदर मास है बड़ा हुआ, और उसको हम पुल या पुश कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे स्लाइड करके वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, रोलिंग करने का मतलब होता है उसका पूरा घूमना। ठीक है, कोई ना कोई एक्सिस होगा, जैसे इसका मान लो ये वाला एक्सिस है जिसपे ये रोटेट कर रहा है, नीचे भी जा रहा है, वो आगे हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात मैं बता दूं कि फ्रिक्शन का जो मैं लास्ट क्लास में बोला था पीडीएफ भेज दूंगा, वो भेजा नहीं था मैं, तो जो टाइप्स काइनेटिक फ्रिक्शन का वो मैं लिखवा दिया। ठीक है, ऐसा देखोगे एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में या चैप्टर 4 में भी कहीं कहीं सर्कुलर मोशन को बीच में एंट्री दे दिया गया। ठीक है, और सर्कुलर मोशन को अलग से चैप्टर नहीं बनाया गया। जैसे फ्रिक्शन को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा दिया गया, तो उससे आगे पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं था। अभी हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ लिया है, फ्रिक्शन भी पढ़ लिया है, तो सारे फोर्स के बारे में हम लोग को जानकारी मिल चुका है। तो हम अभी तो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कल से, वो पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। तो जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं अभी तक सर्कुलर मोशन क्या होंगे, वो सारा इस चैप्टर में कवर होगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तो ये देखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, तो वो सारा चीज उसमें कवर होगा। तो ऐसा मत सोचना कि कोई टॉपिक स्किप हो रहा है, वो सारा एक अच्छे से उस चैप्टर में बता दिया जाएगा। जैसे तुम लोग देखोगे वेक्टर, तो वेक्टर अलग अलग जगह पे पढ़ाया गया, हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा। तो उस थोड़ा थोड़ा से क्या होता है ना कि तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा इस चैप्टर में पढ़ना क्या था एक्चुअली। तो जैसे फ्रिक्शन में हमें क्या समझना था, फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे आता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने सारा फ्री बॉडी डायग्राम सीख के आया था कि हमें बाद में कहीं पे भी दिक्कत नहीं। वैसे ही हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वो सारा कंसेप्ट आ जाएगा कि किसी भी टर्निंग रोड पे जब कार मूव करता है टर्न पे, तो हम लोग का ऐसा क्या होने लगता है कि हम लोग बाहर जाने लगते हैं। ऐसा फील होता होगा जो लोग गए होंगे किसी भी हिली एरियाज में, वहां पे बस में या कार में जैसे भी बैठे होंगे, कहीं पे अगर टर्न आता है तो देखे होंगे कि हम लोग का मोशन जो व्हीकल है उससे बाहर जाने का होता है। वो सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। जैसे कोई साइकिल है, साइकिल चला रहा है कोई, टर्निंग पे कैसे उसको बेंड करता है, वो सारा चीज पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहले तो इसको लिख लो, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। स्लाइडिंग का बहुत सारा एग्जाम्पल बता दिया,
रोलिंग का भी बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। अगर कोई पूछता है तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, स्लाइड, और रोलिंग फ्रिक्शन में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, रोल। तो ये वर्ड को ध्यान रखेंगे, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको लिखो सभी कोई। चल अब देखो, जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दो। A body of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface. Is placed on a rough horizontal surface. इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस कहने का मतलब ध्यान रखना ऐसा कोई सरफेस होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल लाइन ये होता है। ये मैं पहले भी बताया हूँ, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो हॉरिजॉन्टल को, पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस इज वर्टिकल। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ। रफ वर्ड का मतलब वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ऐसा कुछ है। इफ μs इज इक्वल टू 0.5, μs बोले तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, म्यू के बोले तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो 0.4 है। ये ध्यान रखेंगे कि जो म्यू होता है, म्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, और म्यूएस स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट 0.5, और म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन जिसका वैल्यू 0.4 है, ठीक है। देन फाइंड value of then find value of friction when F external, F ext का मतलब एक्सटर्नल फोर्स बोलो या फोर्स एक्सटर्नल, when F external applied to block is, फर्स्ट पार्ट है फोर्स एक्सटर्नल है 15 न्यूटन, सेकेंड पार्ट है 25 न्यूटन, थर्ड पार्ट है 35 न्यूटन। ये दिया गया है टेक G इज इक्वल्स टू 10, और यूनिट क्या होता है G का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझे एक बार। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहाँ पे रखा गया है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, ठीक। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लो, और उस पे इस बॉडी को रखा गया है, म्यू एस म्यू के दिया गया है। फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ब्लॉक इज, पहला पार्ट है 15 न्यूटन, दूसरा पार्ट है 25 न्यूटन, और तीसरा पार्ट है 35 न्यूटन। क्वेश्चन में बताया गया है जी को 10 लेना है, और सॉल्व करो इसको।
बोलो क्या होगा आंसर? पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? पहले पार्ट का सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? थर्ड पार्ट का कितना होगा? देखो सभी लोग सही बता रहे हैं। इसका जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसा क्वेश्चन, जब भी स्टैटिक काइनेटिक वाला वर्ड आ जाएगा तो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा होगा, मतलब ब्लॉक इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इधर को होगा। 50 kg नीचे लग रहा होगा, 50 न्यूटन, 5 × 10 करेंगे तो 50 नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो y एक्सिस में तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब n - 50 = 0। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 50। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आ गया 50 न्यूटन। अब हम फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे F max, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज गिवन बाय μs टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। μs कितना है? μs है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 50। मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगेगा 25 न्यूटन, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें पहले वाले पार्ट में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पॉसिबल है 25 न्यूटन। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? हेयर स्टैटिक फ्रिक्शन इज अप्लाइंग, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 50 न्यूटन। ब्रैकेट में चाहे तो हम लिख सकते हैं सेल्फ एडजस्टेबल, और सेल्फ एडजस्टेबल किसके इक्वल होता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगा। कब तक होगा? जब तक ये लिमिटिंग कंडीशन तक फॉलो करे। लिमिटिंग बोले तो मैक्सिमम वैल्यू से कम या उसके बराबर हो तब तक। ठीक है, अगर उससे कम होगा तो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल पुट कर दो। अगर एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है तो भी आंसर 25 होता है। लेकिन अगर 25 से कम लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स तो उस समय फ्रिक्शन का वैल्यू जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर पता चल गया। सेकंड पार्ट का आंसर कितना होगा? तो सेकंड पार्ट में देखो एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी कितना है? 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। तीसरे पार्ट का आंसर अगर ध्यान से देखें तो तीसरे पार्ट में बोल रहा है 35 न्यूटन लगना चाहिए। 35 न्यूटन ये, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा? 25। मतलब ये 35 से आगे जाएगा और ये 25 से इसमें। तो ये ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर दिया, और ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय F = μk × n, दैट इज μk is 0.4 in normal reaction is 50। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 20 न्यूटन आंसर। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? 20 न्यूटन। पहले पार्ट का आंसर 15, सेकंड पार्ट का आंसर 25। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। लिख लो इसको। तो ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत ज्यादा इतना पार्ट भी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, एक ही पार्ट वहां पे पूछ लेगा। तो चाहे एक पार्ट हो चाहे 3 पार्ट, उससे मतलब नहीं है। प्रोसीजर याद रखें, फर्स्ट फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। यहीं पे तुम्हें पता चल जाएगा स्टैटिक लग रहा है कि काइनेटिक लग रहा है कि लिमिटिंग लग रहा है, और यहीं से तुम आंसर दे दोगे। स्टैटिक के समय एफ एक्सटर्नल के इक्वल होता है, लिमिटिंग के समय तो इक्वल ही होगा, और जब काइनेटिक होगा तो काइनेटिक के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, और ये सारे केस में पॉसिबल है। इंक्लाइंड प्लेन पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सब पे पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कंसेप्ट था
वो तुम्हें मैं लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और उसके जैसा आज मैं एक सिमिलर क्वेश्चन कराया ताकि तुम्हें अभी भी ये याद रहे, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। A horizontal force of 50 Newton is just able to move a block. A horizontal force of 50 Newton is just able to move a block of weight 10 kg on a rough horizontal surface. On a rough horizontal surface. On a rough horizontal surface. Calculate force of calculate coefficient of friction. Calculate coefficient of friction. इसको सॉल्व करो। एक ब्लॉक है जिसका मास है, वेट है 10 केजी। मास होना चाहिए, बेसिकली लिखा हुआ है तो हम समझ लेंगे, यूनिट देख के भी समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक of weight 10 kg on a rough horizontal surface. Calculate coefficient of friction. पहले तो फिगर बनाओ इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है और उसके बाद आंसर बताना। ठीक है, म्यू के होगा या म्यू एस होगा ये देखना होगा, ठीक है। ऐसे देखो, ठीक है, लिमिटिंग लगेगा, बहुत बढ़िया। और लिमिटिंग के समय कोफिशिएंट कौन सा होता है? स्टैटिक वाला कोफिशिएंट यूज में, ठीक है। बाकी किसी का है? कितना आया? देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है 50 न्यूटन, इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ वेट। तो कुछ भी नहीं दिया गया तो हमें ये वाला ही कंसीडर करना होता है। देखो दिया गया ना
वेट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन लगाया गया है जिससे ये मूव कर रहा है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक कहने का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया था कि अगर मान लो मेरे में कैपेबिलिटी 100 न्यूटन का है और सामने वाला 100 न्यूटन लगा रहा है तो वो इक्विलिब्रियम है। उससे थोड़ा सा भी आगे वो बढ़ेगा तो वो मुझको क्या करेगा, मूव कराना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब वो जो फोर्स है वो क्या करा रहा है? हाँ बताओ। म्यू के नहीं होगा, यू के तो बोलो ही नहीं, म्यू बोलो। म्यू, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू नहीं। तो इसमें म्यू के नहीं होगा। समझो पहले बात, इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक मतलब 100 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, इस वर्ड को अभी समझ लो। फिजिक्स में ऐसा वर्ड आएगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक। जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक कहने का मतलब क्या है? अभी मूव करने वाला, जस्ट टेंडिंग टू मूव। और वो क्या होता था? लिमिटिंग होता था ना। और यहां से भी तुम समझ सकते हो 100 अगर वो लगाया तो मैं इक्विलिब्रियम में हो गया उसके साथ। 100 से वो थोड़ा अधिक लगाएगा तो वो आगे ले जाएगा और मैं कहीं से लगा दिया तो मैं खींच लूंगा उसको। तो ये वाला बात ध्यान में रखेंगे। फिजिक्स में इनको ही बोला जाता है लिमिटिंग। जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक कहने का मतलब वहां पे ऐसे भी समझ सकते हो, एक्सीलरेशन इज जीरो अगर जरूरत पड़े तो। अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो कोई काम ही नहीं है उसका। अब पहले ध्यान से देखेंगे, अगर ब्लॉक को आगे खींच रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। ठीक है, और जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के चलेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा चेंज आया था जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स 50 माइनस एफ इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? अब देखो तुम समझ सकते हो कि दो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, प्लस 50 माइनस है। अगर ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आया होता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे? इज इक्वल टू एम इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन मैंने बताया था कि ऐसे केस में एक्सीलरेशन कितना लिया जाता है? 0। इस वर्ड को याद रखना हर समय। जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना होता है? 0 या लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात होता है। कब होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात? जब फ्रिक्शन लग रहा होगा। कुछ और होगा तब वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक या स्लाइड वर्ड होगा उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो 50 माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखूंगा तो ए 0 हो जाएगा, 50 आ गया एफ। ठीक है भाई, एफ का मतलब यहाँ क्या चल रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं? न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे बताओ, इस पे नीचे लगेगा 100 न्यूटन और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो वाई एक्सिस में n माइनस 100 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? तो n आ गया 100 और 100 तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 50 इज इक्वल टू म्यू इंटू 100 और यहाँ से म्यू आ गया 0.5। ठीक है, म्यू कितना आ गया? 0.5। अब अगर यहाँ पे कोई पूछे कि यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो अगर फ्रिक्शन का नाम पूछेगा तो वी हैव टू से लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछे तो हमें पता है कि सर दो ही तरह का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, एक म्यू एस और एक म्यू के। म्यू एस कब लगता है? जब स्टैटिक या लिमिटिंग कंडीशन हो, और म्यू के कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टैटिक के समय तो हम सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, और उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं। लेकिन लिमिटिंग के कंडीशन में तो हम स्टैटिक ही यूज करते हैं, म्यू एस इंटू एन, एफ मैक्स इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे ये म्यू क्या है, तो दिस म्यू इज म्यू एस। ठीक है, और कौन सा फ्रिक्शन चला यहाँ पे? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछ।
अब देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है 5 kg का जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 35 न्यूटन और वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा ये हम लोग को बताना है। इसको सॉल्व करो सभी को। किसी का आया आंसर? ठीक है, बाकी लोग आंसर निकालें इसका और बताएं 3 सही है कि नहीं। देखो इस ब्लॉक का अगर ब्लॉक मोशन करेगा तो वही एक्सटर्नल फोर्स की ओर करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया कि ब्लॉक अगर मोशन कर रहा होगा तो फोर्स आगे लगेगा 35 न्यूटन और पीछे को फ्रिक्शन लगेगा। और यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और देखो ब्लॉक मोशन भी कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता तो म्यू, मान लो म्यू लिखा होता तो म्यू ही म्यू के होता है, क्योंकि ब्लॉक मोशन में है और ब्लॉक के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है वो बता रहा है कि काइनेटिक है वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन में काइनेटिक का ही बात हो रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे 50, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, आगे फोर्स लग रहा है और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। तो वाई एक्सिस में अगर हम देखें, वाई एक्सिस में तो n माइनस 50 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, 50 न्यूटन के इक्वल हो गया। ये न्यूटन है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना। n इज इक्वल टू 50। एक्स एक्सिस का बात करें, एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, ब्लॉक आगे जा रहा है कितने फोर्स से, 35 न्यूटन। पीछे कौन है, फ्रिक्शन। इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि ब्लॉक एक्सीलरेशन निकालने को बोल ही रहा है, मतलब ब्लॉक रेस्ट पे है नहीं, ब्लॉक मोशन में है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कर सकते हैं। तो 35 माइनस फ्रिक्शन फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इनटू a। 35 वैल्यू पुट करें, म्यू मतलब म्यू के हो गया 0.4 हो गया, चाहे तो यहाँ पे म्यू के लिख ले, इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 50 है, मास कितना होगा यहाँ पे, मास कितना है 5 और एक्सीलरेशन को a मान। तो 35 माइनस 50 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 20। इसको देख लो यहाँ से 10 से, 5 इंटू 4 20, 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 है, तो 15 इज इक्वल टू 5 है, मतलब एक्सीलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो दिक्कत होगा फिर कि हम गलत करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जो लोग फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से सीख गए होंगे ना उनको अब दिक्कत नहीं होगा।
और जिनको दिक्कत हो रहा है ना, कॉपी में बार बार उसी क्वेश्चन को करोगे तो हो जाएगा। अगर तुम सोच लिए हो कि हमें सीखना है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सोच लिए हो कि नहीं सीखना है तो फिर कोई, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ठीक है, तो बस हमारे मेंटेलिटी पे डिपेंड करना है, सीखना है, पुराना क्वेश्चंस को करो, जो भी वीडियो रिकॉर्डेड है उसको फिर से देखो, बार बार देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कहाँ पे कैसे बताया गया। तो जिसको दिक्कत है उसका सॉल्यूशन तुम खुद हो, बस ये ध्यान रखना। जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश करें आंसर देने का, गलत आंसर भी दोगे तो भी बहुत कुछ सीखोगे। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ, सभी लोग कोशिश करें आंसर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इस क्वेश्चन में ही फिगर में मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिगर बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिगर है, ये है फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन सेम है, म्यू के का वैल्यू 0.4 है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक का मास 5 kg है। बस अब क्या है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है जो है 100 न्यूटन का। किसी का आंसर आया? हाँ, किसी का आंसर आया? cos 37 4/5 होता है और sin 37 होता है 3/5। 12 मीटर पर सेकेंड। और लोग कोई बताओ? कृष्णा पांडे कुछ आ रहा है? निखिल यादव?
आयुष आंसर आया? तुषार सैनी? ठीक है, सॉल्व करो सभी लोग। निखिल विनवल सब कुछ ठीक है? हाँ, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। निखिल विनवल सब ठीक है? आंसर आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं, सो बताओ पहले। आंसर माइनस में भी आ रहा है तुम्हारा? बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, इक्वेशन गलत, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी पढ़ के आए हुए हैं और फ्रिक्शन में भी ऐसा क्वेश्चन देखे थे। ये कौन सा केस है, पुल है या पुश है? ये पुल वाला है ना, देखो खींचा जा रहा है तो पुल वाला केस है। हमें पता है कि किसी भी ब्लॉक पे अगर फोर्स सीधा नहीं लग रहा होगा, सीधा कहने का मतलब दो होता है, या तो हॉरिजॉन्टल में लगना या वर्टिकल में लगना, दोनों नहीं लग रहा होगा तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देना चाहिए। कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये वाला 37 डिग्री है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा 100 cos 37 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 100 sin 37। अब इसको सॉल्व करो, 100 cos 37 का वैल्यू 4/5 तो 80 न्यूटन है। ये होगा 100 इंटू 3/5, sin 37 का वैल्यू 3/5 तो कितना हो जाता है, 60 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, नीचे लगेगा 50 न्यूटन। और हमें पता है कि ब्लॉक अगर मोशन करेगा तो एक्स एक्सिस में ही मोशन करेगा। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखें, अगर तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में ये है कि तुम लोग भी सॉल्व किए होगे। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन होता है तो इस फोर्स का हमने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर ब्लॉक आगे मूव करेगा तो ब्लॉक में जो फोर्स लग रहा है वो पीछे के डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये समझ में। और ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है ये। ठीक है, नीचे के क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम अगर ध्यान से देखें वाई एक्सिस का, अब तो सारा फोर्स एक्स और वाई में आ गया। वाई एक्सिस में देखें, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर लग रहा है 60 और नीचे लग रहा है 50। अगर हम इक्विलिब्रियम मानेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम मान लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 60 माइनस 50 करेंगे तो 10 और ये इधर जाएगा तो -10। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, अब अगर नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में समझो पहले ध्यान से, ये जो क्वेश्चन में दिया था ये सारा वैल्यू मैं रैंडम सेलेक्ट करके दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन से मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, कि ऐसे वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब तुम्हें मैं अलग एक फिगर बना के दिखाता हूँ क्या होता है कि इस ब्लॉक पे क्या क्या लगा था, नीचे लगा था 50 न्यूटन और ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन और साथ में एक और फोर्स लगा कितना, 60 न्यूटन। अब मुझे बताओ कि यहां से नॉर्मल रिएक्शन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या रहा है, नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं आना चाहिए था।
क्यों नेगेटिव नहीं आना चाहिए था? क्योंकि अगर नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव आने का मतलब होता है जो हमने साइन कंसीडर किया था वो सही नहीं है, उसके अपोजिट में सही हो। लेकिन क्या नॉर्मल रिएक्शन कभी इस पे नीचे के डायरेक्शन में रख सकता है? नहीं। तो हमने जो सॉल्व किया वो गलत है। क्यों गलत है भाई? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इक्विलिब्रियम? तो इस बात को ऐसे समझो, कभी कभी तुम लोग देखे होंगे कि ट्रॉली वगैरह मान लो हमें रोल करना होता है, अगर हम फोर्स बहुत ज्यादा उठा लगा देंगे ना तो ट्रॉली ऊपर भी उठ जाता है। ऐसा देखे हो ना कि हम लोग उसको स्लाइड कर रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वहां पे ट्रॉली ऊपर को उठने लगेगा। क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि नहीं? ऐसा रियल लाइफ में एग्जांपल देखे हो कि नहीं बताओ? या किसी ऑब्जेक्ट को तुम पुल कर रहे हो और बहुत ज्यादा फोर्स से पुल कर दिए तो वो ऊपर भी उठ जाता है। मतलब वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वाई इक्विलिब्रियम में भी मोशन ऐसा कुछ होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं बताओ? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ब्लॉक का जो कांटेक्ट है किससे, ग्राउंड सरफेस से, वो टूट जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी ब्लॉक को अगर तुम ज्यादा फोर्स से खींचे तो वो तो हवा में आ गया ना। और मुझे बताओ हवा में आने का मतलब वो कांटेक्ट सरफेस रहा क्या ब्लॉक का? इस ब्लॉक का जैसे ये ऊपर आया जमीन पे से, तो ब्लॉक और जो कांटेक्ट सरफेस है इनके बीच में कांटेक्ट ब्रेक कर गया है। मतलब समझो ये ग्राउंड और ये ब्लॉक, ब्लॉक थोड़ा भी ऊपर आया तो कांटेक्ट ब्रेक कर गया है ब्लॉक का, किससे? ग्राउंड से। और अगर कांटेक्ट ब्रेक कर गया है, मुझे बताओ ऐसा कोई फिगर बनाए कि ये ग्राउंड अकेला पड़ गया और ब्लॉक तो ऊपर चला गया, ब्लॉक ऊपर चला गया। अब मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या कभी नॉर्मल रिएक्शन बनेगा ब्लॉक पे? ब्लॉक का तो कांटेक्ट ही नहीं है इससे, तो नॉर्मल रिएक्शन तो कभी बनेगा ही नहीं। सिर्फ mg फोर्स लग रहा है इसमें, है कि नहीं? ऐसा बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स वगैरह ले लिया है हमने वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ब्लॉक आगे मूव करे और ब्लॉक हवा में आ गया, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और वो ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। वो क्या कर दिया, इस फोर्स ने इस ब्लॉक को जमीन पर से उठा दिया। और ये याद रखना, अगर कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ ग्राउंड से ब्लॉक का तो वहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था वो अब नहीं लग रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन लग ही नहीं रहा होगा तो फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन इक्वल्स टू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सवाल में चाहो तो ऐसे करके लिख लेना जितना मैं बताया हूं, और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अब ब्लॉक को अलग ढंग से सोचना होगा। ब्लॉक में ऊपर मोशन आ गया, ब्लॉक को आगे जाने के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और ब्लॉक ऊपर चला गया। तो ऐसा केस एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चन आता है उसमें पॉसिबल नहीं है। वहां पे जो डेटा दिया रहता है वो सारा चेक करके दिया रहता है कि नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव है। क्या हुआ? ट्वेल्व कैसे आया वो तो जो सॉल्व किए वो लोग बताएंगे 12 कैसे आया। नॉर्मल रिएक्शन +10 कर दिए थे। एक एक करके सॉल्व कर लेना, एक एक करके बोलो। सब लोग ये ले लिए थे नॉर्मल रिएक्शन को 50। अरे भाई नॉर्मल रिएक्शन को 50 तब लेते हैं जब और कोई फोर्स नहीं होता है। तुम लोग ये ध्यान रखो, वो कब होता है जब इधर एक ही फोर्स हो और इधर भी एक फोर्स हो। इसको भूल गए, फ्री बॉडी डायग्राम सही से बनाओ, ऊपर जितने फोर्स है उसको भी लिखो, नीचे जो है उसको भी लिखो। ठीक है, कृष्णा पांडे बोलो क्या डाउट है? उस इक्वेशन को बनाने का अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि ब्लॉक एक्स एक्सिस में मोशन ही नहीं करेगा, वो तो वाई एक्सिस में मोशन कर गया ना। अब तुम ही बताओ, तुम ऐसा सिचुएशन तो मैं एग्जांपल से बता दिया, ट्रॉली को खींच रहे थे, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया और वो ऊपर उठ गया। तो ऊपर जब उठ गया तब तो वहां पे अलग चीज आ गया, उसको अलग ढंग से सॉल्व करना होगा क्योंकि वहां पे अब फ्रिक्शन नहीं, अब वहां पे एयर में जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है वो लगेगा और वो हम लोग के सिलेबस में नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लो और सोच लेना यहाँ पे कि अगर नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव आ गया तो मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गलत है। तुमने गलत नहीं किया है,
हाँ, अगर तुम कुछ वैल्यू वगैरह इनपुट नहीं करोगे तब तो फिर अलग बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक का मास कर दे रहा हूँ 8 kg, ठीक है, 8 kg करने की, ठीक है। अब 8 kg पे सॉल्व करके बताओ, 8 kg पे सॉल्व करके बताओ। निखिल यादव, तुमने क्या लिखा था? तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन क्या आया था लास्ट क्वेश्चन में? अच्छा, ये सोचे थे कि तुम, अच्छा तुमने ये तो नहीं किया था, एफ साइन थीटा को भूले तो नहीं थे? ठीक है, चलो। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन से सीखने को मिलता है कि हम कहीं गलत तो नहीं है, और दूसरा बात कि हम हर एक चीज को भूल, ध्यान में रखे, भूले ना किसी चीज को। अब सॉल्व करके बताओ, अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इस पे क्या क्या लगेगा, इस ब्लॉक पे, ठीक है, नीचे लगेगा 80 न्यूटन, इसके कारण से, mg के कारण से। ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक लगेगा f sin 37 और दूसरा लगेगा f cos 37। f मतलब ये f है 100 cos 37 और यहाँ 100 sin 37। 100 sin 37 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा 80। फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अब y एक्सिस देखो, y एक्सिस में हम इक्विलिब्रियम मानते हैं नॉर्मल केस में, तो क्या होगा यहाँ पे n प्लस 60 माइनस 80। देखो ऊपर वाले को पॉजिटिव लिए तो अपने आप नीचे वाला नेगेटिव होगा, इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम है इसलिए 0, नहीं तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन करते हैं। तो n प्लस 60 माइनस 80 करेंगे तो माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मल रिएक्शन आ गया 20 न्यूटन। अब नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन आने का मतलब क्या है, देखो अब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से 20 आया, तो यहाँ पे फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक करना है। मुझे बताओ, अगर मैं x एक्सिस का इक्वेशन लिखूंगा तो x एक्सिस का मुझे इक्वेशन क्या लिखना होगा, आगे को फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, 80 माइनस f इज इक्वल्स टू m इंटू ए, 80 माइनस f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। और यहाँ पे 80 तो हमारा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लिखते हैं, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू m कितना है 8 है, और एक्सीलरेशन क्या होगा 8। तो 80 माइनस म्यू कितना है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20 इज इक्वल्स टू 8 है। तो 80 माइनस 20 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, और 8 इज इक्वल्स टू 8। 80 में से 8 गया तो 72/8 एक्सीलरेशन, ठीक है। और यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे, 20.4, 4/10, 4 to 8, 72, 9, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब तो जो लास्ट क्वेश्चन जो मैं गलत लिख दिया था, मतलब कि डेटा मुझे नहीं पता था, तो उससे तुम्हें ये चीज सीखने को आ गया होगा कि हमने जो सॉल्व किया है, अगर उसमें 9 मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो कभी कभी अगर नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आए तो कॉपी में नोट करके लिख लो, इफ नॉर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव इट मींस there is no contact, there is no contact, नेगेटिव या जीरो भी आ जाए। देखो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव या जीरो आ जाए, ठीक है। जीरो कहने का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे वाला
बराबर होकर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो नेगेटिव या जीरो है, इट मीन्स देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस। क्या वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ये जितना मैं तुम लोग को करा रहा हूँ वो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग से थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है, हल्का ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समझने वाला चीज है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। ये हमारे सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो सारा चीज का मतलब है ना वहां पे, तो उस मतलब को यहाँ से समझ सकते हो। ऐसा क्वेश्चन है, मान लो एक तरफ एक बंदर है और दूसरे तरफ मतलब कि पेड़ से वो रस्सी को टाइड किया गया, ठीक है, और बंदर दूसरे तरफ भी बंदर है, मान लो एक पेड़ में एक रस्सी को फंसा दिया गया और दोनों तरफ एक एक बंदर है। वो ऊपर जैसे ही चढ़ा तो जमीन पर से हटा तो उसका कांटेक्ट टूट गया, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आएगा या जीरो आ जाएगा। तो ऐसा केस हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर कहोगे तो मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ इससे रिलेटेड। हालांकि उसका नीड नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया यहीं पे कॉन्टैक्ट सरफेस टूटने पे क्या होता है और वो तुम्हें समझ में आ गया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है कंप्लीट, आज मैं पीडीएफ दे दूंगा उसको लिख लेना, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है, या मतलब उसमें दो चीज है, एक तो फ्रिक्शन का बेनिफिट, दूसरा लॉस क्या है फ्रिक्शन का, तीसरा है इसमें कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऑयलिंग करके, ग्रीजिंग करके, ये सारा चीज होता है। एडवांटेज भी है फ्रिक्शन का, हम लोग जो वर्क करते हैं उसके कारण से फ्रिक्शन होता है, ये सारा चीज यहाँ पे ध्यान रखना होता है। कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसके कारण से हमें फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन वहां से लिखो, एक बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई नया सा बात है नहीं। क्लास 9-10 में भी थोड़ा बहुत हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते थे, उसी को फिर से लिखवाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये सारा क्वेश्चन, तो वहां पे अच्छे से लिखने के लिए। बाकी ये वाला जो फ्रिक्शन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था वो मैं करवा दिया हूँ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ये चैप्टर है नहीं, लेकिन हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दिया गया है। जैसे इसी चैप्टर में बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट वगैरह दिया गया है, तो कल जब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो भी एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। सर्कुलर मोशन सभी को पता है, कोई सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो इसको नोट कर लिए सभी कोई, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग।